हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारा सामाजिक अध्ययन का क्लास लगातार चल रहा है और 8 क्लास में हमने कर लिया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट आपका 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। सीटेट जुलाई पेपर सेकंड सोशल स्टडी, यानी जिसे आप एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 30 यानी आपका लगभग मान के चले 25 क्वेश्चन आपका डेली रहता है। कभी कभी आपका 30 प्रश्न रहता है इसमें, ठीक है ना। तो इतने प्रश्न हम 25 से 30 क्वेश्चन डेली करते हैं और ये लगातार आपकी क्लास चल रही है। ये कंप्लीट करने के बाद ना, जब हम इसको 20 प्रैक्टिस सेट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना जो अलग अपना दूसरा सब्जेक्ट है उसे तैयार करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो है आपका रह जाएगा बाल विज्ञान, यानी आपका सीडीपी रह जाएगा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम तक। जुलाई में आपका पेपर हम सभी जानते हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे और कोई भी अगर सूचना आती है तो उसका आप तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है ना। और क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न है कि तो देखिए, ये प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन ये प्रश्न मैंने फिर से इसलिए लिया क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रम से देखिए, आपके प्रश्न के जो पैटर्न होते हैं वो तो एक तो आपका कथन और कारण हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका ये आ जाता है, क्रम से भी आता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको क्रम में लगाना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आंसर पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, ये क्या है, आपका सूर्य है। मैं एक काम करती हूँ, दूसरा करा लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपका सूर्य है और सूर्य के बाद आपका ये आ जाता है, ठीक है, ग्रह। ये आपका क्या है, ये आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मैं इसको डिनोट कर देती हूँ बी से, ओके। और ये आपका क्या है, शुक्र है, इसको मैं एस से डिनोट कर देती हूँ। ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, मैं पी से कर देती हूँ, ठीक है, यानी हिंदी का मैं लेके चल रही हूँ ना। और ये आपका मंगल आ जाएगा और ये एम से कर देती हूँ, ठीक है। फिर आपका आता है बृहस्पति को बी से कर देती हूँ। फिर आपका आता है शनि, एस, और अरुण ए से, वरुण वी से, ठीक है। वरुण क्या जाएगा, वी से। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आपका आ जाता है पृथ्वी, फिर आपका मंगल, ठीक है। और इन्हें आप क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका आ जाता है, ठीक है, ये आपका आ जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें आप बाहरी ग्रह के नाम से भी जानते हैं, बाह्य ग्रह, ठीक है ना, बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं इसको, ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और बात की है क्रम का, तो आप देख सकते हैं, सब मैंने बता दिया क्रम। सबसे पहले आपका बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इस तरह आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बुध, पृथ्वी हमारा 3rd नंबर पे था, तो ये तो होना नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस आ गया और बृहस्पति के बाद क्या आना था, आपका शनि आना था। अब देखेंगे तीसरा ऑप्शन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यूरेनस, नेपच्यून यानी आपका अरुण और वरुण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3rd सही हो जाएगा। 4th का देख लेंगे, बुध है, फिर पृथ्वी, और बुध के बाद आपका आता है शनि, आपका शुक्र आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा, ओके, 3rd आपका सही हो जाएगा। और ये आपका दिया हुआ है, आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक वाला होता है, ये चट्टानों से बने, इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। मैंने अभी बताया आपको डायग्राम से।
और बाह्य जो ग्रह होता है सूर्य से बहुत दूर होता है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति जिसमें आता है, शनि, अरुण और वरुण आता है, ठीक है ना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनका जो पथ है दीर्घावृत्त होता है, जो इनकी कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य से सबसे पास में है, तो ये प्रश्न भी आपका बनता है कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बुध हो जाएगा। आया समझ में। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामनोत्तर माना जाता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है कौन सा है, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है ना। आपका बात करूँ मैं तो आपका 82.5 डिग्री हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। तो ये आपका आ जाएगा पूर्व में कौन है, ये है, ये आपका पूर्व में। ये तो आपका पश्चिम में है, पश्चिम की बात नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्व की बात होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करूँ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, 1 मिनट। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पे दिखा दिया। भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया। इस यामोत्तर के सभी जो स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत ग्रीनविच के जो ग्रीनविच रेखा है उससे पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। और ग्रीनविच से जो भारत का समय रेखा है ना 82.5 डिग्री, ये आपका कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में आपका 2 बजा होता है तब भारत में 7:30 बज रहा होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, लद्दाख के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और जब गलत पूछता है, सीटेट का यही तो बात है, गलत पूछता है तो गलत का आंसर देना है, और सही पूछता है यानी आपसे जो है करेक्ट आंसर पूछता है तो आपको करेक्ट आंसर ही देना है, ऑप्शन वही चूज़ करना है, ठीक है। तो ये गलत और सही का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर आ गया है, हटा दीजिए। इसके दक्षिण में यानी किसके, लद्दाख के दक्षिण में काराकोरम श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। जो काराकोरम है पर्वत जो श्रेणी है ये लद्दाख के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ना कि दक्षिणी में, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ ग्रेगी हिमानी अवस्थित है, ये बात सही है क्या। दूसरा है चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होता है। तो ये तो बात सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। ओके, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे पहले देख लेंगे, मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, क्वेश्चन का जो इधर उधर हेर फेर लग रहा है, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उत्तर वर्ग में भास्कर पर्वत स्थित है तथा 4 कथन गलत हैं इसके, ठीक है ना। जो चौथा कथन है वो गलत है, जबकि काराकोरम यानी लद्दाख के उत्तर में है और जास्कर इसके दक्षिण में। तो पहला तो मैंने कट कर दिया था। और इसके अलावा लद्दाख में ग्रेगी हिमानी अवस्थित है, ये बात भी सही है, तथा लद्दाख वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती, ये बात भी सही है। और लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। लद्दाख को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। अच्छा यहाँ पे बात करूँ मैं, तो देखिए मैं खुद ही मार खा गई, ठीक है ना। मैं आपको कह रही थी और मैं खुद ही मार खा गई। यहाँ पे मैं सही आंसर ढूंढने लगी थी, और यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे गलती कर सकती हूँ तो आपसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, ये गलत का पूछा है तो हमें गलत का देना था, और यहाँ पे गलत आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, ठीक है ना।
ऑप्शन ए गलत है, बाकी आपका तीनों सही हैं, ठीक है ना। ग्रेगी हिमानी लद्दाख में है, वृष्टि छाया से ये घिरा हुआ है और वर्षा कम होती है जिसकी वजह से, और इसकी जो राजधानी है लेह है, और जोजिला तर्रा जो है उसके माध्यम से कस्बे होता हुआ घाटी जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग जो होता है आपका, तो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में किनको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। तो ये अहमदाबाद नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, अहमदाबाद तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ओके, यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित किया गया और इन सड़कों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों, राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए तथा सामरिक क्षेत्रों, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1955 में हुआ था। यह भूतल परिवहन के विकास रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वर्णिम चतुर्भुज निलय का जो प्रचलन है 199 शासी निकाय हैं। इसे राष्ट्रीय महामार्गों बोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन वाले देश के 4 विशाल महानगरों की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में ये गलियारे को जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा, उत्तर में ये श्रीनगर से क्या करता है? कन्याकुमारी को जोड़ता है। और बात करें यानी उत्तर में आपका श्रीनगर है और दक्षिण में आपका क्या है? कन्याकुमारी। और जम्मू कश्मीर से लेकर ये क्या करता है? बात करें यहाँ पे अगर पूरब से पश्चिम का, तो ये आपका कौन सा गलियारा हो जाएगा? पूरब से पश्चिम वाला पश्चिम गलियारा, ये आपका हो जाएगा सिलचर और गुजरात का पोरबंदर। तो गुजरात का पोरबंदर तो इधर है आपका, और सिलचर आपका असम में पड़ता है, इधर साइड में है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, कथन है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है भाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, लेकिन जो बी है ना वो गलत हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अच्छा, ये आपका दिया हुआ है कि स्थिति या अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भी होता है, उत्तर पर्वत श्रेणी के आधार पर भी होता है, स्थलाकृति और मानसूनी पवनें, एल नीनो प्रवाह का भी होता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल का किस परत के अंदर होता है? तो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो आपका कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। और वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? तो ये आपका कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में वायुयान, ठीक है ना। वायुयान जो होते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। बाकी आपका दोनों ये आपका सबसे बाह्य मंडल है, ठीक है ना, सबसे बाह्य मंडल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन है नील की खेती उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। दूसरा है, इसका कारण है क्योंकि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। तो ये बात कहीं ना कहीं इनकी मैं बात करूँ तो गलत है, ठीक है ना। ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आर क्यों गलत होगा? क्योंकि भारतीयों की बात नहीं बल्कि बातों को उल्टा कर दिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 8वां है, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का, ठीक है ना, एक मिनट, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजी के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? तो आदिवासी खुला विद्रोह कर दिए किस कारण से? अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप में उत्पाद नहीं खरीदकर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे, इसलिए यह आदिवासियों के रेशम अंग्रेजी बाजार और बाजार स्वीकार नहीं कर रहे थे। या बात करें व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। तो ए बी सत्य है या फिर बी सी या ए सी? तो यहाँ पे आपका बी और ए सही है, ए और बी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे
ये आपका सी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? तो पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत की बात करूं मैं, उसमें आपका वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार की, वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, या फिर जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, या वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा और पुडुचेरी। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और सी। डी आपका गलत हो जाएगा। तो ए, बी सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। ये चीज़ें आपका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करूँ मैं, तो गोवा पौंडीचेरी ये 1947 से 48 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। अगला प्रश्न है 10वां, निम्न सूची का पर विचार कीजिए। आल्प्स, अरावली, अल्पेशियन, हिमालय और यूराल वास्य सूची में कौन दूसरा भिन्न है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन तो गायब हो गया है। ऑप्शन तो गायब, अच्छा मैं यहीं से बता देती हूं आपको। अब आल्प्स, अरावली और अल्पेशियन, हिमालय, यूराल वास्य, इसमें आपका क्या है, जो अरावली है ना आपका, अरावली ये आपका आता है अवशिष्ट, जो आपका जो पर्वत है उनमें आता है। बाकी आपका वलित पर्वत में आते हैं, ठीक है, बाकी आपके वलित में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नील की खेती उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। तो ये प्रश्न स्किप करते हैं क्योंकि ये हमने कर लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती हैं, ठीक है ना, मानसूनी पवनों से होती हैं। कारण है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। ये बात सही है क्या? तो इसमें आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, अगला प्रश्न है, ये चीज़ देखेंगे आप ध्यान से, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों की वजह से होता है। भारतीय क्यों? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई जो भारत की है, ठीक है ना। तो ये 6 डिग्री जो 4 मिनट है ये आपका कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये केवल मंगल, तो ये केवल मंगल की बात हो तो गलत हो जाएगी, निगेटिव तो बताना नहीं है। इनमें इनके पास उष्मा तथा प्रकाश होता है, ये बात भी इनका गलत है। इनके आकार को भू आब कहा जाता है, ये बात भी गलत है। तो ये जो है ना, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे एक बात, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अंतर्गत असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर कक्षाओं के बीच जो है चक्कर लगाते हैं। यह क्षुद्र ग्रह के भी भाग हैं, बहुत पहले ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? जब कोई अपराध होता है तो ये सरकारी वकील करता है, ठीक है ना। जो राज्य का पक्ष होता है वो सरकारी जो वकील होता है वो करता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी जाती थी? तो गांव के जब मुखिया को सौंपी जाती थी तो ये महालवारी बंदोबस्त था, यानी इनमें 10 से 15 जो होते थे उसमें का समूह होता था, ठीक है ना, गांव का समूह होता था, उसको कहते हैं। और रैयतवाड़ी में आपका क्या होता था, किसान डायरेक्ट टैक्स देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जमींदार जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें जमींदार क्या करता था, बिचौलिया होता था बीच में, ठीक है ना, जमींदार बिचौलिया होता था। 1793 में आपका स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। और महालवाड़ी 1822 में महालवाड़ी चला था
और ये हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉल्ट मैकेंजी। प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। कीमत है ना, कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। भारी गिरावट होगी तो लाभान्वित कहाँ से हो जाएंगे भाई। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत की और युद्ध ने औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो यहाँ पे जो डी है वो सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है ना। और इसमें क्या है, तो युद्ध के परिणाम के बाद वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और फलस्वरूप कीमतों में जो है ना वृद्धि हुई। ओके, अगला प्रश्न है 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एक उदाहरण है। मरुस्थल का उदाहरण है तो इसमें लद्दाख है, सुंदरबन, कोंकण या पश्चिमी घाट। तो लद्दाख क्या है, एक मरुस्थल का उदाहरण है। इसमें आपका जो लेह है ना, तो लेह आप कहेंगे कैसे वो मरुस्थल हो गया। मरुस्थल हो सकता है ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा तो होती नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा कोंकण, और ये मैं बता दूं एक बार, कोंकण तट और पश्चिमी घाट ये आपका भारत है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, पश्चिम, ये बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी है ये आपका। और यहाँ पे आपको क्या पाया जाता है, सुंदरवन, ठीक है ना, सुंदर वन पाया जाता है, सुंदर वन पाए जाते हैं। और ये क्या है ना, ये आपका कोंकण है, क्या है, ये कोंकण तट है, कोंकण तट है। ये पूरा आपका आ जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है ना, ये क्या आ जाता है, पश्चिमी घाट आ जाता है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, ठीक है ना, मैंने बताया अभी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सुंदरवन, कोंकण और पश्चिमी घाट एक समुद्री तट है। ओके, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो पृथ्वी की स्थिति बतानी है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय 10 समतल से 66 का कोण बनाती है, या फिर पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, इसके कक्षीय समतल से ये आपका कितना बनाती है, 2310 200 आपका 31 डिग्री का कोण बनाती है, 2000 नहीं होगा। बात करें यहाँ पे, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल में 66 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए क्या करेंगे आप। पाठ्य पुस्तकें देश के सभी भाषाओं की विशेषता, भारतीय संविधान की सूची जो आपकी 8 है में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल की बात आए तो गलत। पाठ्य पुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित जानकारी जोड़नी चाहिए, सामग्री जो है जोड़नी चाहिए। या फिर आपका यहाँ पे बात करो, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। तो ये जो स्थानीय वाली बात है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, ये आपका ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को लैंगिक मुद्दों, लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए, उन्हें अच्छे उदाहरण देना चाहिए, नहीं। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के भेदभाव का व्यवहार नहीं, नियम बनाने से कुछ नहीं होता है। तीसरा है, टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना है और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। चौथा है आपका, प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशील, और यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है। ऑप्शन ए किसे हो जाएगा, अध्यापकों को केस स्टडी के लिए कहना चाहिए। तो केस स्टडी से थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसे नियम बनाने चाहिए, नियम भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। तो इन सबको शामिल करेंगे जब एक साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंगिक की बात आएगी ही नहीं, ठीक है ना। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल तथा यातायात इत्यादि जैसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। या विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने के वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, या फिर विद्यार्थियों का इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। देखिए, जो एसएसटी का पेपर है ना, ये आपका सीटेट वाला, ये पूरा ऑप्शन इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसमें आपका चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन आपका सही बैठ रहा है आप प्रश्न के हिसाब से, ठीक है ना। इसलिए चारों पढ़ने पड़ते हैं, वरना ये सिर्फ 5 मिनट का है, सिर्फ आंसर मैं बताती जाऊँ तो, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर, ये शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। और स्वतंत्र, अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से कोई विचार करता है, आलोचनात्मक विचार करता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन का आंसर देते हुए ध्यान में ये रखें कि बात बच्चे की हो रही हो, प्रश्न में ऑप्शन में बात बच्चे की हो रही है, बच्चे की पॉजिटिव बातें हो रही हों, नेगेटिव बातें ना हो रही हों। पॉजिटिव बातें होती है तो पॉजिटिव देंगे, और नेगेटिव बात पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर देंगे, ओके, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा किया जा सके, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं, इसके आर्थिक विकास को में भूमिका को जाना। यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन। सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न, अच्छा यहाँ पे एक आप बात करूँ, देखिए जो एनसीएफ 2005 था ना, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 2005 होगा, ओके। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को भूगोल की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके और उसके संरक्षण के संबंध में कार्य के लिए प्रोत्साहित भी हो सकें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी चीज़ हो तो उसमें अगर आपके को ऑप्शन में आपको रचनात्मक और आलोचनात्मक बातें आ रही हैं तो आपका वो पॉजिटिव हो जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को भी ध्यान में रखिएगा। और जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो मैं उससे 1 हफ्ते पहले ही आपको मैं ये चीज़ तरीका आपको बता दूंगी कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी आप कैसे कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं बता दूंगी आपको एग्ज़ाम जब होगा उसके 1 हफ्ता पहले, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, सामाजिक विज्ञान की कोई कक्षा है, उसमें ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो उसमें है आपका आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, या विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने का योग्य बनाना, युगज निर्धारण के जो वांछित परिणाम हो उनको मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तथा विद्यार्थियों की सहायता करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओके। तो पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए बच्चों को ध्यान में रखना है, तभी आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का हमारे, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ये विश्लेषण कहलाती है। कोई भी सूचना है, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक विश्लेषण करना है, तो वो आपका विश्लेषण कहलाता है। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का,
ओके। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो उसमें से आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। नया विषय खुद से क्यों करेगा? नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं, समय सारणी लागू करें। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा 25 प्रश्न आपका, और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रश्न आपको कैसे लगे? इजी और आपका हार्ड दोनों ही प्रश्न थे, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। इसके अलावा मैंने जो पिछली बार जो मैंने आपका जो जनवरी का पेपर हुआ था उसमें भी मैंने करवाया था सीटेट की क्लास, वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट को मैं इसी क्लास की प्लेलिस्ट जो आपकी नई हुई बनी हुई है जुलाई वाला, उसमें ही मर्ज कर दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सारी देखेंगे तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो तो अभी एक्टिवेट नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, ठीक है। आप टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और आपको जो यहाँ पे लोगो बना हुआ है यही लोगो सर्च करना है, और सर्च करके आप देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद अपना PDF यहाँ से आप ले सकते हैं। कोई भी सूचना आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सेशन पसंद आई है तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।